अच्छा, अब हमने पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी पढ़ लिया। अब हमारा टॉपिक है एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले एटॉमिक साइज मीन्स हाउ बिग एन एटम इज सिंपली। ठीक है, कि एक एटम कितना बड़ा है। जैसे कि सोडियम एटम इज बिगर देन हाइड्रोजन एटम बिकॉज सोडियम हैज़ मोर शेल्स। तो एटॉमिक साइज क्या होता है, कितना एटम कोई बड़ा है। सही है। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन एटम टू इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी ये जो सेंटर है एटम का, वहाँ से लेकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक जो डिस्टेंस है उसको एटम का रेडियस कहा जाता है। ठीक है, जैसे पोटेशियम का जो रेडियस है वो लार्जर है लिथियम से, क्योंकि पोटेशियम के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेल्स है ना, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेल होंगे उतना दूर उसका रेडियस हो जाएगा। यहाँ पर ये बात कर रहा है कि एटम्स इतने छोटे हैं कि उनका जो है उनको देखना इम्पॉसिबल है। पावरफुल माइक्रोस्कोप्स के साथ भी आप उसको नहीं देख सकते। एटम्स आर सो स्मॉल दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी एटम्स इवन विद अ पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। द साइज ऑफ अ सिंगल एटम therefore cannot be directly measured. However, techniques have been developed which can measure the distance between the centers of two bonded atoms of any element. ठीक है, कह रहे हैं कि आप जो एटम की साइज़ है वो भी आप इतनी आसानी से नहीं देख सकते, डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ टेक्निक्स है उसकी मदद से आप इसको कर सकते हो। तो बहरहाल एटॉमिक साइज़ जो है वो बहुत छोटी है, और एटॉमिक रेडियस ये होता है कि आपके एटम के सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस है उसको एटॉमिक रेडियस कहा गया है। और अगर ये दो एटम्स को साथ रखा जाए तो उसके सेंटर और उसका सेंटर मिला के फिर उसका जो डिस्टेंस बनेगा वो रेडियस कहलाएगा। उसके बाद है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी नीडेड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। ठीक है, किसी भी एटम से अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, वहाँ से एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो उसको कहा जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, द आयोनाइजेशन एनर्जी इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस स्टेट एंड मेजर्ड इन जूल या फिर मोल। ठीक है, वो एनर्जी रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है, और उसको जूल में मेजर किया जाता है। ठीक है, द आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, एटॉमिक साइज पर ये डिपेंड करता है। द हायर आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर डिफिकल्ट। फॉर एग्जांपल, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 1312 किलो जॉल। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है एटॉमिक साइज पर और न्यूक्लियर चार्ज पर। If we move from left to right in periods, the value of ionization energy increases. It's because of size of atoms reduces and electrons are held strongly by the attractive force of nucleus. Due to this, elements on the left side has less ionization energy, which is shown in table. ठीक है, as we move down the group, the ionization energy decreases from top to bottom. अच्छा, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि इसकी जो समरी है ना इस चैप्टर की, ये समरी, इसमें सारा यही बताया जा रहा है कि एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो मकसद ये है कि ये चीज़ याद करने वाली है। तो ये चीज़ जो इसने बताई है अभी कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होती है और डाउन टू अपना टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज होती है। लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। अब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 520 है, तो इसकी ज़्यादा है, इसकी इतनी, इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है। तो लेफ़्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज हो रही है। सही है, यहाँ तक आके पहुँची है। और टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज हो रही है, यहाँ ज़्यादा थी तो ये
कम होती गई। ठीक है, समझ में आ गया। यानी वो एनर्जी जो हमें चाहिए, जो रिक्वायर्ड है एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। यानी एक एटम की वो खासियत, वो एबिलिटी जिससे वो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर सके। उसमें इतनी एबिलिटी हो कि अगर उसको कोई शेयर कर रहा है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन आप ले लें, तो वो उसको गेन कर ले, उसको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है। The electron affinity is the amount of energy released when an electron is added in the outermost shell of a gaseous atom. It is also calculated in kilojoule या फिर mole. Affinity means attraction. Therefore, electron affinity means tendency to accept electron to form anion. जाहिर सी बात है, किसी के पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसकी चार्ज नेगेटिव हो जाएगी ना। ठीक है, तो वो एनायन कहलाएगा। अगर चार्ज पॉजिटिव हो जाए तो वो केटायन कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है कि एक वो एबिलिटी जिससे कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा गया है। उसके बाद है आपका, अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज होती है, और ये भी जो है आपका लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, डाउन द ग्रुप डिक्रीज। उसके बाद है शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या है? जैसे कोई अम्ब्रेला हमें बारिश से बचाती है ना, इसी तरीके से शील्डिंग इफेक्ट का काम भी यही होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल्स शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फेल्ट बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। मिसाल के तौर पर ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, एटम का ये हमारा न्यूक्लियस है, और ये जो है उसकी शेल्स हैं। अब क्या होगा कि न्यूक्लियस से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकल रही है, वो ये अपने ऊपर जो है वो अफेक्ट कर लेंगे, शील्ड कर लेंगे उस चीज़ को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये जो है हैंडल कर लेंगे। तो जो आखिरी हमारा शेल होगा वहाँ तक ये इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं पहुँचेगी। तो फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको रिमूव करना बहुत ही आसान हो जाएगा। यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन्स को खींच रही होती है, वो ये अपना ये पहला शेल हमारा उसको कवर कर लेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हैंडल कर लेगा, शील्ड दे देगा बाकियों को कि भाई आप आराम से रिमूव हो सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर शेल्स, ये जो इनर शेल्स हैं ये क्या करते हैं? शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फेल्ट बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। मतलब ये क्या करते हैं? ब्लॉक कर देते हैं अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर आउटर इलेक्ट्रॉन्स। आउटर इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देते हैं? इनर शेल्स क्या कर देते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, आगे जाने नहीं देते। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है शील्डिंग इफेक्ट, बिकॉज इट मेक्स द आउटर इलेक्ट्रॉन्स ईजियर टू रिमूव। ठीक है। अच्छा, ये भी कह रहा है कि भाई ये इंक्रीज डाउन द ग्रुप होती है। अब ये कुछ उल्टा है, बाकी सारे डिक्रीज हो रहे थे डाउन द ग्रुप, ये इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। ठीक है। और लेफ्ट टू राइट कुछ लिखा है? नहीं। अच्छा, ये लिखा है कि इट रिमेन सेम इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट सेम रहती है, और डाउन द ग्रुप इंक्रीज, हाँ, इंक्रीज होती है। उसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, ये जो भी हमने टर्म्स पढ़ी हैं ये पेपर में आएंगी, लिख ले लें आप, मुझसे लिख ले लें कि ये ज़रूर आएंगी पेपर में। तो ये डेफिनेशन सारी आपने याद करनी है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज़ द पावर ऑफ एन एटम टू पुल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये दो बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं दो, ये कहेगा मैं खींच लूँ, ये कहेगा मैं खींच लूँ। तो ये जो चीज़ को खींचने वाली बात है ना, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सही है। इट इज़ द पावर ऑफ एन एटम टू पुल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, कहेगा कि नहीं मुझे चाहिए ये। जैसे कि फ्लोरीन स्ट्रांगली पुल्स इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन के पास। ठीक है, ये रहा आपका फ्लोरीन, देखें 4 पे मौजूद है, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सबसे ज़्यादा है। ठीक है।
और सोडियम जो है वो बिल्कुल वीक है, वीकली पुल्स इलेक्ट्रॉन्स, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके पास, ठीक है। अच्छा, ये क्या कह रहा है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, हो गया। ये डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप और इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया।